द 15 मिनट्स को पढ़ाई होगी स्मार्ट तो सिलेक्शन होगा श्योर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, इस 15 मिनट शो में हम करते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड और कम समय में। ये शो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आपके लिए रामबाण गेम चेंजर साबित होगा। चाहे आप बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे हो, बीएसएससी सीजीएल बीपीएससी टीआरई या फिर दरोगा जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एग्जाम के लिए ये तैयार करेगा, रिवीजन आपका करवाएगा और आपको कम समय में सारे के सारे कॉन्सेप्ट दे देंगे। यहां पर सारे सब्जेक्ट के 15 मिनट्स को हम लेकर आएंगे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 से 2 सवाल एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। कम समय में सारे टॉपिक को हम रिवाइज कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले आज के सेशन को स्टार्ट करें। तो यहां से होता क्या है कि आखिर क्लासिफिकेशन होता क्या है, वर्गीकरण है क्या। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में इतने जीव हैं, इतने जीव जंतु हैं, इतने ऑर्गेनिज्म्स हैं, तो इसको एक एक करके पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो फिर उसको हम क्या करते हैं, समूहों में बांट करके अलग अलग समूहों में बांटते हैं। और समूहों में बांटेंगे कैसे, जैसे ही क्लासिफिकेशन की बात आएगी, जैसे ही वर्गीकरण की बात आएगी, तो फिर हम बात करेंगे कि हमने चीजों को बांटा है, कैटेगराइज किया है, उनको समूहों में बांटा है। और समूहों में तो हम बांटेंगे, एक जैसे ग्रुप में एक जैसे लोग ही रहेंगे, दूसरे ग्रुप में दूसरे जैसे, मतलब उसमें उसी के तरह लोग होंगे। इसका मतलब है कि क्लासिफिकेशन होता है जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, यही कहलाता है क्लासिफिकेशन। और साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अगर जीवों को अलग अलग ग्रुपों में बांटते हैं तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इतना क्लियर है। आखिर ये क्लासिफिकेशन का नीड पड़ा क्यों, आखिर जरूरत क्यों पड़ा इस वर्गीकरण की। देखो, हम साइंस में जाने से पहले थोड़ा सा हम अगर डेली लाइफ में भी देखें तो हम अपने जीवन को आसान करने के लिए हमेशा क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर आप इस चैनल पर, इस परिवार पर आकर के वीडियोस देख रहे हो, अपने अनुसार कंटेंट देख रहे हो, तो यहां भी आपने क्लासिफाई करा, यहां भी आपने क्लासिफिकेशन करा। यहां पर आपको आपके काम का चीज मिल रहा है। आप ऐसे चैनल पर नहीं जाओगे, ऐसे परिवार पर नहीं जाओगे जहां मार्केटिंग सिखाया जा रहा है, जहां ट्रेडिंग सिखाया जा रहा है, जहां मनोरंजन कराया जा रहा है, या फिर एमबीए की तैयारी कराई जा रही है, या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कराई जा रही है। तो आप वहां नहीं जा रहे हो। मतलब इसका सीधा सा है कि आपने क्लासिफिकेशन करा है, आपने वर्गीकरण करा है, आपने समूहीकरण करा है कि हमको हमारे अनुसार आपने कुछ पैरामीटर्स रखे कि हमने फॉर्म भरा है, एडीओ सीजीएल भरा है, हमने बीपीएससी टीआरई हम भरेंगे, बिहार दरोगा हम भरेंगे। तो इन सब जैसे एग्जामिनेशन को अगर क्रैक करना है तो उसी के अनुसार उन पैरामीटर्स पर जो खरा उतरेगा हम वहां जाएंगे। तो आपने क्लासिफाई करा ना, अपने जीवन को आसान करने के लिए करा कि नहीं। तो यही है क्लासिफिकेशन। जब इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो इस यूनिवर्स में इतने जीव जंतु हैं, एक एक करके अगर चीजों को हम पढ़ने जाएं तो फिर हमारा मतलब 84 लाख योनि भी खत्म हो जाएगा जन्म का, फिर भी हम चीजों को पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम जीवों को उनके समूहों में बांटते हैं, और फिर उस समूह से हमने एक भी जीव को पढ़ लिया, उस पर स्टडी कर लिया, उस पर साइंटिफिक स्टडी कर लिया, तो हम उस समूह के सारे जीवों के बारे में जान जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वर्गीकरण की आवश्यकता इसीलिए है कि हम अच्छे से स्टडी कर पाए। जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि अभी जाकर के आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो जब एक मिनट, हाँ, जब हिस्ट्री पढ़ने की बात आएगी तो आप प्रॉपर हिस्ट्री की बुक लेकर के बैठ जाते हो। बायोलॉजी में आप नहीं जाते हो, या फिर आपको बायोलॉजी कहा जाता है तो आप बायोलॉजी में जाते हो। इसका मतलब कि आपने वहां भी क्लासिफिकेशन करा है, आप उनके समानताओं और असमानताओं के आधार पर सब्जेक्ट को बांटा ना समूहों में। तो इसका मतलब है कि अध्ययन करना, स्टडी करना, मतलब स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा, नए जीव अगर हमारे सामने कोई आ जाएगा और फिर हम उस पर स्टडी करेंगे, देखेंगे कि ये जीव उस समूह से संबंध रखता है, तो नए जीवों की हम पहचान भी कर पाएंगे, एक जीव का दूसरे जीव के बीच एक रिलेशन हम देख पाएंगे। और जब हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे, समूहों में चीजों को बांट लेंगे, तो हमें सबका जानकारी हो जाएगा, सबका परिचय हो जाएगा। तो कीट कौन से हैं, कौन हमारे लिए फायदेमंद है, कौन हमारे लिए हानिकारक है, ये सब जब देखेंगे तो हम वहां से क्या करेंगे, मेडिकल के फील्ड में भी अच्छा कर लेंगे। मेडिकल हो जाए चाहे एग्रीकल्चर हो जाए, सब जगह। जैसे कि
कृषि में कौन सा कीट, कौन सा, किससे कौन सा रोग होता है, ये पता कैसे चलेगा? जब हम उस पर स्टडी करेंगे, स्टडी करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन करना होगा, तो ये सब हमारे लिए फायदेमंद है। मेडिकल के फील्ड में मेडिसिन हमें बनाना है, तो कौन सा जीवाणु, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा प्लाज्मोडियम, ये सब क्या करता है, हमारे ऊपर कैसे असर डालता है, तो हमने स्टडी करा है, तब तो जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन बनाते हैं। चाहे बात करो पर्यावरण विज्ञान की, तो ये सब कुछ आसान हो पाता है किसके कारण? याद रखना, क्लासिफिकेशन के कारण। तो याद रखोगे किस लिए? स्टडी करने के लिए। स्टडी आसान हो जाता है, समानता और अंतर को पहचान पाते हैं, नए जीवों की पहचान कर पाते हैं। ये सब जो है किसके कारण? तो क्लासिफिकेशन के कारण संभव हो पाता है। तो क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है। क्लासिफिकेशन होता क्या है ये हमने जाना। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई तो इसका कुछ इतिहास तो देखेंगे बाद में, लेकिन क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, आप डेली लाइफ में किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हो? देखो, ये सो क्विक रिवीजन वाला है, तो यहां हम लिखते नहीं है चीजों को, बस समझाते हैं, ठीक है? तो डेली लाइफ में आप कैसे क्लासिफिकेशन करते हो? मान लो कि तुम एक किसी व्यक्ति से तुम दोस्ती करते हो, तो फर्स्ट टाइम जब दोस्ती करते हो तो बस क्या उसका ऊपर ऊपर नाम पूछ लिया, कहाँ घर है, ये सब पूछ लिया, तो ऊपर ऊपर पूछ करके तुमने दोस्ती कर लिया। एक क्लासिफिकेशन हुआ कि देखो भाई, ये मेरे एरिया का है, ये इस कास्ट का है, कुछ भी मतलब समझ सकते हो। तो ऊपर ऊपर से कुछ भी, इसके पिताजी का नाम क्या है, तो दोस्ती कर लिया। फिर उसके बाद जब दोस्ती बढ़ती है, जब दोस्ती बढ़ता है, तो तुम उसके परिवार तक पहुंचते हो कि तुम्हारे परिवार में कौन है, तुम्हारा परिवार किस टाइप का है, तुम्हारे परिवार में बिजनेस में लोग हैं, सर्विस करते हैं, ये सब पर पहुंचते हो। तो उस हिसाब से तुम्हारी दोस्ती और बढ़ती है, या फिर तुम्हारे परिवार के लोग कैसे हैं, ये सबसे पता चलता है, दोस्ती और बढ़ती है। मतलब हमने क्लासिफिकेशन में क्या करा, अपनी दोस्ती को करने के लिए और डिटेल में हम गए। जब दोस्ती बढ़ जाती है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन आता है, तो शादी करने की नौबत जब आ जाए, तो वहां पर माँ बाप जो है कहां तक पहुंच जाते हैं? खानदान तक पहुंच जाते हैं, मतलब कि वंश तक पहुंच जाते हैं, कि केवल तुम्हारा परिवार नहीं बल्कि तुम्हारा पीढ़ी, दादा परदादा, उसके भी ऊपर पूर्वज जो थे वो किस तरह के थे, तो वंशागति पर हम चले जाते हैं, जेनेटिक्स पर चले जाते हैं, पूरा डिटेल में हम वहां पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन 3 टाइप का होता है, याद रखना। कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक होता है आर्टिफिशियल, जब ऊपर ऊपर चीजों को हम देखते हैं, मतलब डिटेल में नहीं जाते हैं, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जब शुरुआत हुआ रहा होगा क्लासिफिकेशन का, तो लोग उतना डिटेल में, क्योंकि उतना इक्विपमेंट्स नहीं थे, उतने सुख सुविधाएं नहीं थी, उतना डिटेल्ड में जो है एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सकता था, उतना मशीन नहीं था, तो मतलब ऊपर ऊपर से चीजों को देख करके क्लासिफिकेशन करा गया होगा, तो वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कृत्रिम। उसके बाद जब डिटेल में चीजें आई, थोड़ा सा आगे बढ़ा, सेल के बारे में लोगों ने जाना, सेल वॉल के बारे में जाना, उसके बाद और भी चीजें जब आगे बढ़ी, तो डिटेल में चीजों को देखने लगे, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा नेचुरल लेवल पर कि नेचुरली इसके पास क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, तो ये आता है प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद और जब डिटेल में जाएंगे, बिल्कुल वंशानुगति, फाइलोजेनेटिक, मतलब डिटेल में उससे भी ज्यादा डिटेल में डीप रिसर्च जब करेंगे उसके बारे में, तो वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, वंशागति क्लासिफिकेशन होता है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के जनक कहा जाता है लिनियस साहब को। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो याद रख लेना, जैसे विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो वो भी एक तरह का क्या है, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन, उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग में गए थे। उसके अलावा बेंथम और हुकर को कहा जाता है किसका, प्राकृतिक क्लासिफिकेशन का जनक। अब उसके बाद याद आया ये फाइलोजेनेटिक, तो फाइलोजेनेटिक का यानी वंशागति क्लासिफिकेशन का जो जनक है वो एंगलर और प्रेंटल को कहा जाता है। इतना बस आपको याद रखना है, इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं, बस एग्जाम की बातें यहां पर होंगी। देखो, ये एक हमने पीडीएफ यहां डाला है, आप इसको देख लेना कि किस प्रकार से एरिस्टोटल और उसका एक शिष्य था थियोफ्रेस्टस, वो दोनों जो क्लासिफिकेशन करता है, ऊपर ऊपर का क्लासिफिकेशन था, तो वो कृत्रिम क्लासिफिकेशन है। उसके बाद लिनियस आता है, बेंथम हुकर आता है, विटेकर आता है, ये सब का क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी प्राकृतिक क्लासिफिकेशन। और कार्ल वुज भाई साहब लास्ट में आते हैं, इनके क्लासिफिकेशन को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, और ये थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, वंशागति पर जाते हैं चीजों को लेकर के, तो वो आपका कौन सा हो गया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आगे देखते हैं, अब वर्गीकरण के इतिहास पर बात करते हैं, ठीक है। आज हो सकता है कि क्लासिफिकेशन बहुत थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो 2 दिनों में हम इसे कवर करेंगे, 2 दिनों में हम कवर करेंगे, आज और कल,
आज और कल। और आपको बता दें कि महासंग्राम घटना चक्र सीरीज हमारा चल रहा है, तो कल जो साइंस का सेशन होगा, आज हिस्ट्री का सेशन है। हिस्ट्री मतलब एक दिन साइंस एक दिन हिस्ट्री से, हाँ साइंस में हम बायोलॉजी लेकर चल रहे हैं और हिस्ट्री आज रात को होगा। तो कल जो साइंस का सेशन होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ही करेंगे, तो अच्छे से देख लो। और कल जो आएगा उसमें और डिटेल में, मतलब 2 दिनों में इसे कवर कर लेंगे। चलो अगर बात करें वर्गीकरण के इतिहास की कि क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट होता है, तो ये बात है लेस्बोस द्वीप पर। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये है कौन, अरस्तु साहब, एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के साथ उनके शिष्य वगैरह होते थे। एक थियोफ्रेस्टस भी था, याद रखना। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक कहा जाता है और अरस्तु साहब को बायोलॉजी और जूलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होगा। तो अरस्तु साहब जो थे, लेस्बोस द्वीप पर बैठे बैठे इन्होंने सोचा कि हम इतने जीवों को कैसे देखेंगे, प्लांट कौन है, एनिमल कौन है। तो फिर यहां क्लासिफिकेशन की बात आती है। और फिर जैविक पहला प्रयास, वर्गीकरण करने का पहला प्रयास किनके द्वारा करा जाता है, तो अरस्तु साहब के द्वारा। किनके द्वारा, अरस्तु साहब के द्वारा। लेकिन इन्होंने जो क्लासिफिकेशन करा था वो पूरा डिटेल में नहीं था, ऊपर ऊपर की चीजों को इन्होंने देखा था। उसके बाद थियोफ्रेस्टस ने भी कोशिश करा था क्लासिफिकेशन करने का, उनका क्लासिफिकेशन भी उतना डिटेलिंग में नहीं था, इसीलिए इनके क्लासिफिकेशन को कहा जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, यानी कृत्रिम क्लासिफिकेशन। और जैविक वर्गीकरण का जनक भी अरस्तु साहब को ही कहा जाता है। देखो अरस्तु साहब जो है, इनके क्लासिफिकेशन में इन्होंने जीवों को 2 भागों में बांटा, एक एनिमल और दूसरा प्लांट। लेकिन आप बताओ, जब चीजें आगे बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, स्टडीज हुई, रिसर्च हुआ, तो फिर लोगों ने यह जाना कि केवल एनिमल और प्लांट ही नहीं है, उसके अलावे भी हमारे चारों तरफ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ उसके बाद, तो जो नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, एक कोशिका वाला होता है, यूनिसेल्युलर होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला होता है, वो सब भी जीव है हमारे चारों तरफ, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय ये सब चीजें नहीं थी, तो बस जीवों को 2 भागों में बांटा गया। किनके द्वारा, एरिस्टोटल साहब के द्वारा। कौन, एनिमल और प्लांट, एनिमल और प्लांट में। ठीक है, देखो एनिमल में इसने केवल क्या देखा, इनके द्वारा देखा गया कि अगर कोई गति करता है, अगर कोई गति करता है तो वो क्या, एनिमल, अगर गति नहीं करता है तो वो प्लांट। देखो कितना, मतलब ऊपर ऊपर का चीजें देखा गया। ठीक है, अगर कोई गति करता है तो वो एनिमल, गति नहीं करता है तो प्लांट, अगर हरा है तो प्लांट, हरा नहीं है तो एनिमल। ये सब कुछ चीजें देखी गई थी। उसके अलावे एनिमल में इन्होंने देखा था कि जिसके पास लाल रक्त कणिका होगा, रेड ब्लड सेल होगा, उसको अलग तरीके से देखेंगे, और जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं होगा, यानी कि जिनका खून लाल नहीं होगा, उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। तो इन्होंने जीवों को, एनिमल्स को 2 भागों में बांटा था, एक एनाइमा और एक इनाइमा। याद रखना, एक एनाइमा और एक इनाइमा। देखो जो इनाइमा है वो होते हैं आरबीसी वाले एनिमल, जिसके पास आरबीसी होता है वो इनाइमा है। और उसमें क्या है, वो कशेरुकी, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सब के सब कशेरुकी जैसे हम लोग हैं। तो इनको बांटा, हमारे अंदर आरबीसी है या नहीं बताओ, आरबीसी है, तो इसको एनाइमा में बांटा। और एक अनाइमा है, रक्तहीन जानवर, मतलब कि जिसके पास ब्लड, रेड ब्लड सेल नहीं है, जैसे कि ऑक्टोपस में रेड ब्लड सेल नहीं होता, उसका खून काला होता है, तो ये अकशेरुकी होते हैं। तो इस तरह से आरबीसी जिसके पास होगा वो, और जिसके पास आरबीसी नहीं होगा वो, इस तरह से एनिमल में इन्होंने बांटा। उसके अलावे इन्होंने एनिमल को यह भी कहा था कि एक धरती पर रहने वाला, एक आकाश में रहने वाला और एक पानी में रहने वाला। इतना याद रख लेना, एक धरती पर रहने वाला टेरेस्टेरियल, आकाश में रहने वाला यानी कि स्काई में रहने वाला, और वाटर बॉडीज में रहने वाले जानवर को 3 तरह से एनिमल में बांटा। अगर बात करें प्लांट की, तो प्लांट को भी ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। कुछ भी हम एंटरटेन करने के लिए, मनोरंजन के लिए कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। परीक्षा हॉल 24/7 हमेशा क्वालिटी के लिए जाना जाएगा। तो ये याद रखना कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो सारे के सारे एग्जाम के फैक्ट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगर बात करें प्लांट को 3 पार्ट में इन्होंने बांटा, वृक्ष, झाड़ी और घास, यानी कि ट्रीज, सर्ब्स और हर्ब्स में बांटा। ये 3 तरह से बांटा है। अब आगे चलो, जब बात आई एरिस्टोटल साहब की, तो उन्होंने तो केवल यही बता दिया प्लांट और एनिमल मोशन करेगा तो फिर एनिमल, मोशन नहीं करेगा तो प्लांट, और बहुत ऊपर ऊपर से चीजें देखी। अब बात आती है कब की, तो ये बात आता है कैरोलस लीनियस साहब की। कब की, कैरोलस लीनियस। और
अरस्तु साहब तो ईसा पूर्व में गए थे, लगभग 300 ईसा पूर्व के ईस्वी, और उसके बाद 1700 ईस्वी में, मतलब 17वीं 18वीं शताब्दी में, मतलब लगभग 2000 साल बाद आते हैं कौन? कैरोलस लीनियस साहब। और अब ये कहते हैं कि हम भी क्लासिफिकेशन करेंगे। इन्होंने भी जीवों को दो पार्ट में बांटा, एक पादप जगत और एक जंतु जगत, प्लांटे और एनिमिलिया। तो फिर लोगों ने कहा कि अरस्तु साहब ने भी तो दो जगत में बांटा था, प्लांट और एनिमल। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने भी क्लासिफिकेशन करा था और हम भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन वर्गीकरण का एक आधार होता है। हम जब भी चीजों को बांटते हैं तो हम कुछ ना कुछ पैरामीटर सेट करते हैं, एक आधार होता है कि हम क्यों आखिर उसके पास जाएं। तो हमारा आधार अलग है, हम चीजों को अलग नजरिए से देख रहे हैं। उन्होंने केवल मोशन देखा था, मोशन हम भी देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पोषण का तरीका। हम ये भी देखेंगे कि कौन स्वपोषी है, कौन विषमपोषी है, कौन खुद से खाना बनाता है, कौन अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। उस हिसाब से भी हम चीजों को बांटेंगे। उसके अलावा लोगों ने पूछा और क्या देखोगे, तो उन्होंने कहा हम ये भी देखेंगे कि किसके पास सेल वॉल है, किसके पास सेल वॉल नहीं है, क्योंकि अभी तक सेल की खोज की जा चुकी है। 1664 ईस्वी में सेल रॉबर्ट हुक ने, उसके बाद 1665 में, 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये सब के द्वारा सेल की खोज की जा चुकी है, सेल वॉल के बारे में बात करी जा चुकी है। तो इन्होंने कहा कि सेल वॉल जिसके पास होगा वो प्लांट होगा और जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा वो एनिमल होगा। बहुत ज्यादा अभी भी डिटेल में चीजों को नहीं देखा जा रहा, क्योंकि सेल वॉल फंगस के पास भी होता है, कवकों के पास भी होता है, जीवाणुओं के पास भी होता है, कुछ प्रोटोजोअन्स के पास भी होता है, ठीक है। तो फिर क्या वो भी प्लांट है क्या? लेकिन इन्होंने तो ऊपर ऊपर का चीज देखा। इन्होंने कहा जिसके पास सेल वॉल वो होगा प्लांट और जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा वो होगा एनिमल। लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, प्लांट और एनिमल में आपने बांटा कौन? स्वपोषी। अगर कोई स्वपोषी होगा तो वो प्लांट और अगर विषमपोषी होगा तो वो एनिमल। इस तरह से चीजों को इन्होंने बांटा। अगर मोशन करेगा तो वो एनिमल, और अगर मोशन नहीं करेगा तो वो एनिमल, मतलब उल्टा हो गया, देख लेना तुम लोग, ठीक है। अब देखो प्लांटे और एनिमेलिया में, तो लोगों ने जब इनसे पूछा कि अरे भाई साहब केवल प्लांट और एनिमल ही है क्या? बताओ, सेल तो दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है जो कि गरीब सेल होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल अविकसित सेल, और जो अविकसित सेल से बनने वाले जीव हैं, क्या उसके बारे में बात नहीं करोगे? क्या एक कोशिका से बनने वाले जीवों के बारे में बात नहीं करोगे? केवल बहुकोशिकीय जीवों के बारे में बात करोगे क्या? केवल मल्टी सेल्यूलर के बारे में बात करोगे? बताओ, प्रोकैरियोट्स को कहां रखोगे? यूनिसेल्यूलर को कहां रखोगे? जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता उसको कहां रखोगे? अच्छा, आपने बोला सेल वॉल प्लांट, तो फंगस को आप कहां रखोगे? जबकि फंगस यानी कवकों के पास भी सेल वॉल होता है। तो इन्होंने कहा हम प्लांट और फंगस को एक ही साथ रख देंगे। क्या कहा? प्लांट और फंगस, यानी कि पादप और कवक को एक ही साथ रख देंगे। तो लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कवक तो खुद से भोजन नहीं करता और आप कह रहे हो कि स्वपोषी को प्लांट में रखेंगे, तो यहां से हो गया दिमाग इनका खराब। और ये कुछ इनके ड्रॉबैक्स हैं कि प्लांट और कवक को एक साथ रख दिया गया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी एक साथ रख दिया गया, यूनिसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर की बात ही नहीं करी गई। तो ये सब इनके कुछ ड्रॉबैक है क्लासिफिकेशन के। चूंकि शुरुआत था तो इनका जो योगदान है क्लासिफिकेशन को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपैक्टफुल है, इसीलिए इनको टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। जैविक वर्गीकरण का जनक याद रखना पुराने समय में अरस्तु को कहा जाता था, ठीक है। आगे देखो, अब एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है, इसे मैं डिटेल में आपको क्लास में बताऊंगा, जब डिटेलिंग पढ़ाऊंगा। बाकी आप इसको जानते होंगे कि किस तरह से हम चीजों को, जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में बांटते हैं। हायरार्की में कैसे बांटते हैं? जैसे कि सबसे ऊपर होता है किंगडम, जिसको कहा जाता है जगत, ये आपको पता होगा, डायरेक्ट पूछा जाता है जगत। उसके बाद फाइलम यानी संघ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। बोलो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो किंगडम को कहते हैं जगत, फाइलम को कहते हैं संघ, क्लास को कहते हैं वर्ग, ऑर्डर को कहते हैं क्रम, फैमिली को कहते हैं कुल, जीनस को कहते हैं वंश और स्पीसीज को कहते हैं प्रजाति। इस तरह से जीव बंटते हैं। डिटेलिंग में हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ केवल रिवीजन करना है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है।
चलो, उसके बाद बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नामकरण, कि जीवों का दो पदों में हम नाम लिखते हैं। जैसे कि ये टाइगर जो है इसको लिखा जाता है पेंथेरा टिग्रिस। क्या ये टाइगर जो है इसका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है पेंथेरा टिग्रिस। तो साइंटिफिक नेम लिखने की भी शुरुआत कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा करी गई थी। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में भी इन्होंने ही बताया। आखिर इसकी जरूरत क्यों है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको डिटेल्ड क्लास में ये सब चीजें करा पाऊंगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है, क्यों आखिर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंट है। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना मेरे शेर शेरनियों रन बांकुरो। अब देखो, आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद, जब लोगों ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन का किरकिरी कर दिया कि आप जो है प्लांट और फंजाई को एक में ही रख दिया, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर में एक में रख दिया, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को एक में रख दिया, इसकी बात ही नहीं करी गई, यूनिसेल्युलर की बात नहीं करी गई। तो फिर उसके 100 साल बाद 1700 साल के 1759 के आसपास का बात था, और उसके 100 साल बाद 1866 के आसपास में एक अर्नस्ट हिकल नाम के जीव विज्ञानी आते हैं और उन्होंने कहा कि देखो प्लांट और एनिमेलिया, आप लोग देखो परेशान हो ना कि क्यों हम कहां रखें किन चीजों को, तो प्लांट और एनिमल में जो फिट नहीं बैठेगा ना उसको हम एक और जगत बना देते हैं, आप उनको उसमें रख देना। लोगों ने कहा कौन सा जगत बनाओगे भाई साहब, इन्होंने कहा प्रोटिस्टा। याद रखना अर्नस्ट हिकल साहब ने तीसरा जगत दिया प्रोटिस्टा। ये इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है कि प्रोटिस्टा जगत किनके द्वारा दिया गया, आप कहना अर्नस्ट हिकल। अर्नस्ट हिकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और तीसरा जगत जो था उन्होंने बताया प्रोटिस्टा। तो ये जो है ना एनिमल और प्लांटे में जो फिट नहीं बैठेगा सबको ठूस दो, किसमें, प्रोटिस्टा में। लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो फंजाई को कहां रखोगे, बैक्टीरिया को कहां रखोगे, हेट्रोट्रॉप्स, एल्गी, ये सबको कहां रखोगे, इसके पास कोई जवाब नहीं था, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। आगे चलते हैं। उसके बाद फिर से 100 साल के लगभग बाद आता है कॉपलैंड साहब। कौन, कॉपलैंड साहब, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर के। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हिकल, टू किंगडम कैरोलस लिनियस, फोर किंगडम कोपलैंड। और कोपलैंड साहब ने जो ये इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, प्रोटिस्टा की बात आपने कर ली, आपने बात कर लिया प्लांटी की, आपने बात कर लिया एनिमेलिया की, हम जो है आप कहते हो ना कि यूनिसेल्युलर को कहां रखोगे, एक कोशिकीय जीवों को कहां रखोगे, तो एक कोशिका का मतलब सिंगल और सिंगल का मतलब मोनो, तो हम एक जगत आपको बताते हैं जिसका नाम है मोनेरा। मतलब एक कोशिकीय सारे जीवों को, प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं, जितने भी यूनिसेल्युलर वाले जीव हैं, सब के सब आप मोनेरा के अंदर रख दो। किसके अंदर, मोनेरा के अंदर रख दो। लोगों को लगा कि बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन हो गया, बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन हो गया, यूनिसेल्युलर अब मल्टीसेल्युलर के साथ नहीं रहेगा, यूनिसेल्युलर मोनेरा में चले जाएंगे। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रोटोजोवंस वगैरह को, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सबको रख दिया गया, किसके, जो यूनिसेल्युलर हो लेकिन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला नहीं हो, यूनिसेल्युलर तो हो लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका वाला। सेल पढ़ा होगा अगर आपने, तो देखो दो तरह के कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेल्युलर होता है, लेकिन यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टीसेल्युलर भी, ये सब आपको पता होगा। तो प्रोटिस्टा के अंदर प्लांटे और एनिमेलिया। लेकिन जब लोगों ने इनसे पूछा कि भाई साहब सब कुछ ठीक है, कवक को कहां रखोगे, फिर से इनका हो गया दिमाग खराब, कवक के बारे में बात ही नहीं कर पाए, फिर से प्लांट के साथ ही कवक को रख दिया गया, इनका भी क्लासिफिकेशन फेल हो गया। ठीक है, चलो, तो यह पूछा जाएगा कॉपलैंड साहब ने कौन सा जगत दिया, मोनेरा जगत दिया। कौन सा, मोनेरा जगत दिया। अर्नस्ट हिकल साहब ने कौन सा जगत दिया, प्रोटिस्टा जगत दिया। उसके पहले जो आपका कैरोलस लिनियस है, उन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब आता है वन एंड ओनली आर.एच. विटेकर, फिर से 100 साल, लगभग 1969 ना, 100 साल नहीं, थोड़े दिन के बाद ही। तो आर.एच. विटेकर लगभग 1969 में ये आते हैं और फिर कवक 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 सब कर रहा था, तो इन्होंने कहा कवक जगत को ही हम अलग से रख देते हैं। कवक जो कि विषमपोषी होते हैं, कवक जो कि खुद से भोजन नहीं बनाते, तीन तरह से ये प्रजनन करते हैं, तीन तरह से ये भोजन करते हैं, तो ये सब कुछ अलग अलग चीजें हैं। जब कवक हम पढ़ेंगे, फंजाई डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजें बताएंगे। तो इन्होंने कहा मोनेरा तो आप जानते ही हो, प्रोटिस्टा आप जानते हो, प्लांटे जानते हो, एनिमेलिया जानते हो, इन्होंने फंजाई किंगडम के बारे में बताया, 5 जगत वर्गीकरण। लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था, जो आधार था, जैसे कि हम अगर यहां पर क्लासिफिकेशन करें, जब एक क्लास में जाए तो वहां क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन बच्चा बहुत तेज है,
कौन बच्चा थोड़ा सा वीक है या कौन बच्चा बहुत ज्यादा वीक है। उस हिसाब से हम लोगों को बांट दिए और फिर जो थोड़ा बहुत ज्यादा वीक है उस पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और जो थोड़ा अच्छे से समझ जाता है उस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे। तो ये हम जब क्लासिफाई करते हैं तो हमारा कुछ आधार होता है, उसी बेसिस पर ये पूछा जाता है इनको। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में क्या क्या आधार दिया, इन्होंने कहा कि हम कोशिका का प्रकार देखेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक टाइप का है या फिर यूकैरियोटिक टाइप का है। किसका? प्रोकैरियोटिक टाइप को हम अलग कर देंगे, यूकैरियोटिक को अलग कर देंगे। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया। फिर हम देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शारीरिक संरचना देखेंगे, ठीक है, शारीरिक संरचना। तो लोगों ने कहा क्या? तो हम ये देखेंगे कि कौन यूनिसेल्युलर है कौन मल्टी सेल्युलर। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया। फिर हम देखेंगे सेल वॉल, किसके पास सेल वॉल है किसके पास सेल वॉल नहीं है। फिर हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण का तरीका, कौन स्वपोषी है कौन विषमपोषी है। हम ये भी देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे करता है, यानी प्रजनन सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है, इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। उस हिसाब से हम डिटेल में चीजों को जब देखेंगे तो फिर हम जीवों को अच्छे से उनको बांट पाएंगे उनके अलग अलग समूहों में। और अभी तक हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लेकर के ही चल रहे हैं। इसके बाद कार्ल वुज भाई साहब आते हैं, थोड़ा सा उन्होंने भी अपना छौका लगाया इस क्लासिफिकेशन में, वो हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये बात है कि सबसे पहले मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से ही प्रोटिस्टा के बाद ही अगर देखा जाए, प्रोटिस्टा के बाद ही कुछ प्रोटिस्ट प्लांट में कन्वर्ट हो गए, कुछ प्रोटिस्ट एनिमेलिया बन गए, तो कुछ प्रोटिस्ट जो है फंजाई में कन्वर्ट हो गए। यानी कि प्रोटिस्टा जगत से ही हमारा अगर पूर्वज कोई है तो कौन है? मोनेरा। मोनेरा के बाद डेवलपमेंट हुआ प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से ही 3 ब्रांच बट गया, कुछ बन गया प्लांटे, कुछ एनिमेलिया, तो कुछ फंजाई। यानी कि प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे भी जीव होंगे, कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होंगे जो तीनों के जैसा गुण भी दिखाते होंगे, जो अलग अलग तीनों जैसा होते होंगे, ठीक है। तो ये जो है आगे हम देखेंगे, ठीक है, ये आगे देखेंगे। कल के क्लास में मोनेरा देखेंगे और फिर हम फंजाई और उसके अलावे हम देखेंगे प्रोटिस्टा, ये 3 देखेंगे। और एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम तो डिटेल में पढ़ना होता है। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। और आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं, ये बताना, सुन लो ध्यान से, कि प्रोटिस्टा जगत किसने दिया, मोनेरा जगत किसने दिया, टैक्सोनॉमी का फादर किसको कहा जाता है। ये 3 सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल मैं मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और फंजाई यानी कवक जगत को कवर करवाऊंगा। और जैसे ही कवर करवाऊंगा, कल रात को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि वर्गीकी, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड लगभग 150 सवाल हैं। किसमें? घटना चक्र में। साइंस की जो बुक है घटना चक्र में, बायोलॉजी में 150 सवाल हैं, तो उसे हम लेकर आएंगे और फिर आपका रिवीजन करवा देंगे, ठीक है, फिर आपका रिवीजन करवा देंगे। देखो आज रात को आपको 10 बजे, शार्प 10 बजे आज आपको जुड़ जाना है। चाहे आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 या फिर दरोगा जैसे एग्जाम, पुलिस, जो भी तैयारी कर रहे हो, ये घटना चक्र हमें करना ही करना है। और फिर अभी से जब करेंगे तो 4 से 5 महीने में पूरा घटना चक्र कवर हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी, जैसे जैसे हमारा होमवर्क चलेगा, उस हिसाब से हम चीजों को कवर भी करेंगे। तो आज रात 10 बजे हिस्ट्री का ब्लास्ट होने वाला है और हिस्ट्री आज हम करेंगे। कल हमने साइंस करा था, आज हम हिस्ट्री करेंगे, फिर कल साइंस होगा, ठीक है। और कल साइंस में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 150 सवाल देखेंगे जो घटना चक्र के बुक में है। और अगर अभी तक आपने होमवर्क सीरीज ज्वाइन नहीं करा है तो होमवर्क सीरीज को आप स्टार्ट करो। यूट्यूब पर हो रहा है, टेलीग्राम पर हो रहा है। यूट्यूब पर टेलीग्राम पर आप जुड़ जाओगे, वहां अपडेट कर देते हैं और फिर आप अपनी तैयारी में लग जाओ। बहुत जल्द मैं दरोगा का जो आने वाला है 1799 पदों पर, उसके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं और आपको परेशान नहीं होना है। अब की बारी लास्ट तैयारी, अंतिम तैयारी करेंगे दरोगा के लिए। तो चलो मिलते हैं रात के 10 बजे हिस्ट्री के सेशन में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई, शेयर भी करना। अगर मन करे अपने भाई साहब को, अपने मेंटर को, अपने गुरुजी को, जो भी आप कहो, अगर सपोर्ट करने का मन है तो आप शेयर भी करना अपने अपने ग्रुप्स में, जहां भी शेयर कर सकते हो, दोस्त में, दोस्ताइन में। और फिर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा दबा देना। तभी जाकर के जब आप मंदिर जाते हो तो घंटा बजाते हो कि नहीं, तभी तो सोचते हो कि जब घंटा बजाएंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा। बिल्कुल वैसे ही
आपको घंटा दबाना है और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि यहां पर सारे के सारे अपडेट्स, सारे पीडीएफ्स यहीं पर आपको मिलेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।